हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीजाट क्लासेस पर। ये जो क्लास है जीके जीएस का एमसीक्यू क्विज का क्लास है। इसमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें ज्योग्राफी के साथ साथ जो है करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो यह हो जाएगा अक्षांश। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो है वो अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड कहलाती है। अब करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। इसी स्टैटिक पोर्शन में जो है करेंट अफेयर्स भी ऐड कर दिए हैं। सितंबर महीना का करेंट अफेयर्स है। ठीक है, तो पार्ट वाइज करेंट अफेयर्स भी चलता रहेगा एमसीक्यू के फॉर्म में। तो क्वेश्चन है, निवेशक दीदी फेज 2 कार्यक्रम का शुभारंभ कब और कहां किया गया? तो वह हो जाएगा 1 सितंबर 2025 पटेलगुड़ा पंचायत हैदराबाद में। निवेशक दीदी फेज 2 कार्यक्रम का शुभारंभ जो है 1 सितंबर 2025 को पटेलगुड़ा पंचायत हैदराबाद में हुआ था। अब निवेशक दीदी फेज 2 से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देख लिया जाए। निवेशक दीदी फेज 2 कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो यह हो जाएगा IEPFA। IEPFA IEPFA किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो यह हो जाएगा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। IEPFA जो है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। निवेशक दीदी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना। ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना जो है निवेशक दीदी पहल का मुख्य उद्देश्य था। निवेशक दीदी मॉडल की विशेषता क्या है? तो महिलाओं के लिए वित्तीय शिक्षा। महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए वित्तीय शिक्षा जो है निवेशक दीदी मॉडल की विशेषता है। निवेशक दीदी फेज 2 कार्यक्रम का मुख्य फोकस क्या है? तो डिजिटल बैंकिंग, बचत बीमा एवं धोखाधड़ी से बचाव। डिजिटल बैंकिंग, बचत बीमा एवं धोखाधड़ी से बचाव जो है निवेशक दीदी फेज 2 कार्यक्रम का मुख्य फोकस है। निवेशक दीदी कार्यक्रम का लाभ किस वर्ग को विशेष रूप से दिया जा रहा है? तो ग्रामीण महिलाओं को। निवेशक दीदी कार्यक्रम का लाभ जो है किस वर्ग को विशेष रूप से दिया जा रहा है? तो ग्रामीण महिलाओं को। IEPFA की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष 2016 में। IEPFA का पूरा नाम क्या है? तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो है IEPFA का फुल फॉर्म है। भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो 0 डिग्री अक्षांश पर। भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? तो 360। कुल देशांतरों की संख्या जो है 360 होती है। प्रधान मध्याह्न रेखा किससे होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। NCERT का 65वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? तो 1 सितंबर 2025 को। NCERT का 65वां स्थापना दिवस जो है कब मनाया गया था? तो 1 सितंबर 2025 को। बाल बाटिका PME विद्या DTH चैनल नंबर 35 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक रूप में लॉन्च किया गया है? तो 3 से 6 वर्ष। बाल बाटिका PME विद्या DTH चैनल नंबर 35 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक रूप में लॉन्च किया गया है? तो 3 से 6 वर्ष। दीक्षा 2.0 प्लेटफॉर्म में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शामिल हैं?
तो संरचित पाठ, अनुकूलित आकलन और 12 भाषा में अनुवाद। संरचित पाठ, अनुकूलित आकलन और 12 भाषा में अनुवाद। बाल बाटिका चैनल किस माध्यम से प्रदान किया जा रहा है? तो डीटीएच चैनल नंबर 35। डीटीएच चैनल नंबर 35 से जो है बाल बाटिका जो है प्रदान किया जा रहा है। अक्षांश किससे मापा जाता है? लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड फ्रॉम, तो यह हो जाएगा इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। अक्षांश को जो है भूमध्य रेखा से मापा जा सकता है, यानी कि लैटिट्यूड्स को जो है इक्वेटर से मापा जाता है। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज एट। कर्क रेखा जो है किस अक्षांश पर स्थित है? तो यह हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है कर्क रेखा स्थित है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 8वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 सितंबर 2025 को। 1 सितंबर 2025 को जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। कब मनाया है? तो 1 सितंबर 2025 को। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2018 में। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2018 में। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो संचार मंत्रालय। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक किस नेटवर्क के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा 1.64 लाख डाकघरों और 1.90 लाख ग्रामीण डाक सेवकों के नेटवर्क से। ठीक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में हर घर बैंकिंग सेवा पहुंचाना। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में हर घर बैंकिंग सेवा पहुंचाना जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा हाल ही में शुरू की गई प्रमुख तकनीकी सुविधा कौन सी है? तो रुपे वर्चुअल डेबिट कार्ड और फेस ऑथेंटिकेशन। रुपे वर्चुअल डेबिट कार्ड और फेस ऑथेंटिकेशन जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा हाल ही में शुरू की गई प्रमुख तकनीकी सुविधा है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक किस प्रकार का बैंक है? तो पेमेंट्स बैंक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक किस प्रकार का बैंक है? तो पेमेंट्स बैंक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने हर घर बैंकिंग मिशन को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की थी? तो घर घर बैंक अभियान। घर घर बैंक अभियान की जो है शुरुआत की थी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ताकि हर घर बैंकिंग मिशन को जो है बढ़ावा दे सके। अब है आर्कटिक सर्कल जो है किस अक्षांश पर स्थित है? तो यह जो है 86.5 डिग्री नॉर्थ। आर्कटिक वृत्त जो है 86.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर जो है स्थित है। सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? द साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इज, तो यह हो जाएगा अंटार्कटिक सर्किल। सबसे दक्षिणी अक्षांश जो है अंटार्कटिक सर्कल है। अगस्त 2025 में भारत में जीएसटी का कुल संग्रह कितना रहा? तो 1.86 ट्रिलियन। अगस्त 2025 में भारत में जीएसटी का कुल संग्रह कितना रहा? तो 1.86 ट्रिलियन। अगस्त 2025 में जीएसटी संग्रह की वृद्धि वार्षिक आधार पर कितनी रही? तो 6.5%। अगस्त 2025 में जीएसटी संग्रह की वृद्धि वार्षिक आधार पर कितनी रही? तो 6.5%।
अगस्त 2025 में जीएसटी संग्रह के बाद शुद्ध नेट राजस्व कितना था? तो 1.67 ट्रिलियन। अगस्त 2025 में जीएसटी संग्रह के बाद शुद्ध राजस्व कितना था? तो 1.67 ट्रिलियन। अगस्त 2025 में जीएसटी रिफंड लगभग कितनी राशि रही? तो 19,359 करोड़। अगस्त 2025 में जीएसटी रिफंड लगभग कितनी रही? तो 19,359 करोड़। देशांतर जो है किससे मापे जाते हैं? लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड फ्रॉम, तो यह हो जाएगा प्राइम मेरिडियन। देशांतर को जो है प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा से मापा जाता है। देशांतर को जो है प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा से जो है मापा जाता है। किस दिन टीसीए कल्याणी भारत की नई सीजीए के रूप में पदभार ग्रहण की थी? तो 1 सितंबर 2025 को 1 सितंबर 2025 को जो है टीसीए कल्याणी जो है न्यू सीजीए ऑफ इंडिया के तौर पे अपना पदभार ग्रहण की थी। टीसीए कल्याणी आईसीएएस की किस बैच की अधिकारी है? तो 1991 बैच की अधिकारी है। टीसीए कल्याणी जो है 1991 बैच की आईसीएएस ऑफिसर है। सीजीए का कार्य निम्नलिखित में से किस विभाग तथा मंत्रालय के अंतर्गत है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सीजीए का कार्य जो है निम्नलिखित में से किस विभाग तथा मंत्रालय के अंतर्गत है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। निम्नलिखित में से सीजीए कार्यालय का कार्य नहीं है, तो यह हो जाएगा देश के लिए मौद्रिक नीति तैयार करना। ठीक है। प्रत्येक देशांतर डिग्री समय में कितना अंतर दर्शाता है? तो 4 मिनट का। Each degree of longitude represents a time difference of 4 मिनट। प्रत्येक देशांतर डिग्री समय में जो है 4 मिनट का अंतर होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए किसे न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो वकील अरुण कुमार को। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए किसे न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो वकील अरुण कुमार को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर का अनुसरण करती है? तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है लगभग किस देशांतर का अनुसरण करती है? तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड? भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्व। भारत का मानक समय जो है किस देशांतर पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्व। एयर मार्शल संजीव घुराटिया को भारतीय वायुसेना में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस। एयर मार्शल संजीव घुराटिया को जो है भारतीय वायुसेना में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस। एयर मार्शल संजीव घुराटिया भारतीय वायुसेना की किस शाखा से संबंधित हैं? तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से। इलेक्ट्रिकल। एयर मार्शल संजीव घुराटिया भारतीय वायुसेना की किस शाखा से संबंधित हैं? तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से। एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विमान एवं उपकरणों का रख रखाव करना। एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विमान एवं उपकरणों का रख रखाव करना। कौन सी अक्षांश पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है? Which latitude divides the earth into 2 equal halves? तो यह हो जाएगा इक्वेटर भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है।
दुनिया में कुल कितने समय जोन हैं? तो 24। हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन द वर्ल्ड? तो यह हो जाएगा 24। दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। 0 डिग्री देशांतर को और क्या कहा जाता है? तो ग्रीनविच मेरिडियन। 0 डिग्री देशांतर को और क्या कहा जाता है? तो ग्रीनविच मेरिडियन। मकर रेखा किससे होकर गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया से। दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है। भारत से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया? तो यह हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत से होकर के गुजरती है। जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा? तो शाम के 6 बजेंगे। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा? तो शाम के 6 बजे हैं। मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की गई है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की गई है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। किस विदेशी कंपनी की तकनीक का उपयोग इंजीनियर्ड बाय ब्रांड के तहत किया गया है? तो कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड का। ठीक है, अच्छा पूरा क्वेश्चन है। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड की इस फैक्ट्री में किस विदेशी कंपनी की तकनीक का उपयोग इंजीनियर्ड बाय ब्रांड के तहत किया गया है? तो कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड की फैक्ट्री के पहले चरण में वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 25 मिलियन यूनिट्स। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड की फैक्ट्री के पहले चरण में वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 25 मिलियन यूनिट्स। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड किस प्रकार की भारतीय कंपनी है? तो मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्माता। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड जो है किस प्रकार की भारतीय कंपनी है? तो मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद निर्माता। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड की यह परियोजना भारत सरकार की किस प्रमुख पहल के अंतर्गत शुरू की गई है? तो मेक इन इंडिया। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड की परियोजना जो है भारत सरकार की किस प्रमुख पहल के अंतर्गत शुरू की गई है? तो मेक इन इंडिया। कौन सा अक्षांश पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है? तो 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश जो है पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच इंडियन स्टेट? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय IST किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो यह हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। द लॉन्गिट्यूड दैट डिटरमाइंस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज? तो यह हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्व। कौन सी देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है? विच लॉन्गिट्यूड इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन? तो यह हो जाएगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री देशांतर को जो है प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? कहाँ होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट? तो यह हो जाएगा इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जो है दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी होती है। हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड मेक ए डिफरेंस ऑफ 1 आवर इन टाइम? 1 घंटे का समय अंतराल कितने देशांतर अंशों में बनता है? तो 15 डिग्री। विश्व में कुल कितने मानक समय क्षेत्र हैं? तो यह हो जाएगा 24।
भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जो है भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम जो है शुरू किया गया है। अब है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वाहनों को बिना रुके टोल भुगतान की सुविधा देना, इनेबलिंग टोल पेमेंट विदाउट स्टॉपिंग व्हीकल्स। वाहनों को बिना रुके टोल भुगतान की सुविधा देना, यही जो है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग का मुख्य उद्देश्य है। भारत में MLFF सिस्टम किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है? द MLFF सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? तो यह हो जाएगा RFID एंड ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। भारत में MLFF सिस्टम जो है किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो यह हो जाएगा RFID एंड ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। MLFF प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा। MLFF प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट जो है किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो यह हो जाएगा NHAI। MLFF प्रणाली जो है किस अभियान के अंतर्गत शुरू की गई है? तो यह हो जाएगा भारतमाला परियोजना। MLFF प्रणाली जो है किस अभियान के अंतर्गत शुरू की गई है? तो यह हो जाएगा भारतमाला परियोजना। अब है MLFF प्रणाली का उपयोग करने से यात्रियों को क्या लाभ मिलेगा? तो समय और ईंधन की बचत होगी। MLFF प्रणाली का उपयोग करने से जो है यात्रियों का समय बचेगा और यात्रियों की ईंधन भी बचेगी। भारत का पहला MLFF टोलिंग सिस्टम किस वर्ष में लॉन्च किया गया है? तो वर्ष 2025 में। भारत का पहला MLFF टोलिंग सिस्टम जो है किस वर्ष में लॉन्च किया गया है? तो वर्ष 2025 में। MLFF प्रणाली को लागू करने के बाद कौन सी व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त की जाएगी? तो फास्ट टैग आधारित टोलिंग सिस्टम। MLFF प्रणाली को लागू करने के बाद जो है कौन सी व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त की जाएगी? तो फास्ट टैग आधारित टोलिंग। MLFF प्रणाली के लिए वाहन की पहचान कैसे की जाती है? हाउ आर व्हीकल्स आइडेंटिफाइड अंडर द MLFF सिस्टम? तो यह हो जाएगा नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा। MLFF प्रणाली के लिए वाहन की पहचान कैसे की जाती है? तो नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा के द्वारा। MLFF प्रणाली भारत को किस प्रकार के टोलिंग सिस्टम वाले देशों की श्रेणी में शामिल करेगी? तो बैरियर फ्री इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग। MLFF प्रणाली जो है भारत को किस प्रकार के टोलिंग सिस्टम वाले देशों की श्रेणी में शामिल करेगी? तो बैरियर फ्री इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग। 180 डिग्री देशांतर को किस नाम से जाना जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री देशांतर को किस नाम से जाना जाता है? तो इंटरनेशनल डेट लाइन। आर्कटिक सर्कल जो है किस अक्षांश पर स्थित है? तो 66.5 डिग्री नॉर्थ। आर्कटिक सर्कल जो है 86.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। आदिवानी पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत जो है आदिवानी पहल की शुरुआत की गई है। आदिवानी के बीटा संस्करण में प्रारंभ में किन जनजातीय भाषाओं को शामिल किया गया है? तो संथाली, भीली, भुंडारी, गोंडी। आदिवानी के बीटा संस्करण में प्रारंभ में किन जनजातीय भाषाओं को शामिल किया गया है? तो संथाली, भीली, मुंडारी और गोंडी। आदिवानी का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो जनजातीय भाषाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाना। आरडी वाणी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय भाषाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाना। आरडी वाणी प्रोजेक्ट का विकास किन संस्थानों ने मिलकर किया है? तो आईआईटी दिल्ली, बिट्स पिलानी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी नावा रायपुर और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आरडी वाणी प्रोजेक्ट का विकास किन संस्थानों ने मिलकर किया है? आईआईटी दिल्ली, बिट्स पिलानी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी नावा रायपुर और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आरडी वाणी ऐप किस अवसर पर लॉन्च किया गया था? तो बिरसा मुंडा की जयंती पर। आरडी वाणी ऐप किस अवसर पर लॉन्च किया गया था? तो बिरसा मुंडा की जयंती पर। आरडी वाणी का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द लॉन्ग टर्म एम ऑफ आरडी वाणी? तो यह हो जाएगा जनजातीय भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित और विकसित करना। डिजिटली प्रिजर्व एंड डेवलप ट्राइबल लैंग्वेजेस। आरडी वाणी का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? तो यह हो जाएगा जनजातीय भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित और विकसित करना। निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं? तो यह हो जाएगा यह 0 डिग्री अक्षांश पर है, यह पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा के बारे में कौन कौन से कथन सही है? तो हो जाएगा यह 0 डिग्री अक्षांश पर है, यह पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। एनईजीडी ने भारत में लगभग 2000 ई सरकारी सेवाओं का पैन इंडिया एकीकरण किन प्लेटफॉर्मों पर किया है? तो डिजी लॉकर एंड ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर। एनईजीडी ने भारत में लगभग 2000 ई सरकारी सेवाओं का पैन इंडिया एकीकरण किन प्लेटफॉर्मों पर किया है? तो डिजी लॉकर एंड ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पे। एनईजीडी इस एकीकरण के माध्यम से निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है? तो नागरिक सेवाओं के लिए कभी भी कहीं भी डिजिटल पहुंच प्रदान करना। एनईजीडी जो है इस एकीकरण के माध्यम से निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है? तो नागरिक सेवाओं के लिए कभी भी कहीं भी डिजिटल पहुंच प्रदान करना। निम्नलिखित में से किन अक्षांशों को विशेष अक्षांश रेखाएं कहा जाता है? तो भूमध्य रेखा को, कर्क रेखा को, मकर रेखा को और आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त को। देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं, ये ध्रुवों पर मिलते हैं, इन्हें प्रधान मध्यांश से पूर्व और पश्चिम की ओर मापा जाता है, सब सही है। मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री को क्या उपहार प्रस्तुत किया है? तो यह हो जाएगा चांद पत्थर की रामेन कटोरियों और चांदी की चॉपस्टिक का सेट। मोदी द्वारा दिए गए रामेन कोटारियां किस सामग्री से बनाई गई थी? तो मकराना संगमरमर के आधार पर चांद पत्थर और चांदी की चॉपस्टिक्स। उड़ीसा देश के राज्यों में ई बस अपनाने में कितने रैंक पर है? तो 5वां रैंक पे है। उड़ीसा जो है देश के राज्यों में इलेक्ट्रिक बस अपनाने में 5वें स्थान पर है। भारत के मुख्य भूभाग से निम्नलिखित में से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है? तो कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। समय क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विश्व में 24 समय क्षेत्र हैं, सही है। प्रत्येक क्षेत्र लगभग 15 डिग्री देशांतर को कवर करता है, सही है। प्रत्येक 15 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर समय 1 घंटे बढ़ता है, ये भी सही है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंध और भूमध्य क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सभी सही हैं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, सही है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ये भी सही है। दोनों का उपयोग समय गणना में किया जाता है, ये भी सही है। दोनों जो है काल्पनिक रेखाएं हैं, ये भी सही है। भारत और जापान ने अगस्त 2025 में किस क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो महत्वपूर्ण खनिज एवं खनिज संसाधन। किस जापानी मंत्रालय ने भारत के खनिज मंत्रालय के साथ महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौते प्राप्त किए हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये पूर्व पश्चिम दिशा में होती है, ये उत्तर दक्षिण दिशा मापती है, ये समांतर होती है। उच्च अक्षांशों से संबंधित वृत्त कौन से हैं? तो अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए निजी क्षेत्र पूंजीगत व्यय के लिए आरबीआई द्वारा अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हमारी मुलाकात कल के क्लासेस में होगी। ये क्लास जो है रेगुलर चलती है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।